हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और लूसेंट की क्लासेस आगे बढ़ रही है और आपका प्यार जिस तरह से मिल रहा है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले थे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की। पिछले क्लास में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में कुछ बातें किए थे। 7 भागों में प्रशासन बटा हुआ था। केंद्रीय व्यवस्था से लेकर अंतिम अर्थशास्त्र तक हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो कल वाली क्लास में जो प्रशासनिक व्यवस्था छूटी हुई थी उसको आज क्लियर करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के समय का सामाजिक व्यवस्था था या जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की, उसके बारे में भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया था वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, उसका उत्तर हम अगले क्लास में दे देंगे। ठीक है सर, तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पढ़ लिया था हमने, केंद्रीय व्यवस्था पढ़ ली थी। फिर केंद्र के बाद जो प्रांत था वो 5 भागों में बटा था। फिर हमने बात की थी जनपद के बारे में। जनपद के बाद हमने बात किया था सैन्य प्रशासन के बारे में या सैन्य विभाग के बारे में। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे उस समय क्या न्याय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रशासन भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक प्रभावशाली शासन या एक प्रभावशाली साम्राज्य अगर कहीं का होता है तो वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं, चाहे वो केंद्रीय व्यवस्था हो, चाहे वो प्रांतीय व्यवस्था हो और चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, वो क्या होगा, समृद्ध होगा। तो बड़ा साम्राज्य होगा तो न्याय व्यवस्था भी अच्छी होगी। जैसे वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जैसे भारत में जो न्याय प्रणाली है, तीसरी प्रणाली न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली जो है मतलब विधायिका, कार्यपालिका के बाद आता है न्यायपालिका। 3 अंग है। तो न्यायपालिका क्या करता है, न्याय देता है। उसमें सबसे प्रमुख कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट प्रमुख होता है। उसके बाद स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद जनपद न्यायालय होते हैं। उसी तरह जो मौर्य साम्राज्य था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की तरह जो प्रमुख न्यायालय था वो क्या था, आपका सर्वोच्च न्यायालय था। प्रमुख न्यायालय क्या था, वो सर्वोच्च न्यायालय था बेटा। तो सर्वोच्च न्यायालय था, और जहाँ पे इस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या कहते हैं हम उनको, प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, राजा। क्यों बेटा यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे जो है न्यायाधीश जो है वो चुना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, न कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था। इस समय क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, उस समय क्या थी, राजतंत्रात्मक। जो भी निर्णय लेना होता था वो कौन लेता था, उस समय राजा लेता था। तो मौर्य साम्राज्य में भी शासक के साथ साथ जो न्याय का जो क्षेत्र है वो भी कौन संभालता था, वो भी राजा ही संभालता था। तो प्रश्न पूछेगा उस समय मतलब मौर्य साम्राज्य में या मगध में सर्वोच्च न्यायालय जो चलता था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन था सर, राजा थे। कौन था, राजा थे। दूसरा है जनपद न्यायालय। जिस तरह से प्रांतीय न्यायालय, उसमें प्रांतीय न्यायालय का कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय था राजा। मैंने बोला था कि मौर्य साम्राज्य पतन पे क्यों आई, तो सबसे बड़ी जो है केंद्रीकृत व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत थी। प्रांतों के पास वो शक्तियाँ नहीं थी। वर्तमान समय से कंपैरिजन तो प्रांतों के पास शक्तियाँ भी हैं। प्रांतों का अलग अलग राज्य है, राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, न्याय व्यवस्था में हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। लेकिन उस समय क्या था, केंद्रीकृत व्यवस्था बहुत ही प्रबल थी। अब प्रबल होने के कारण सभी चीज़ें राजा के हाथ में हैं, तो राजा ही सब निर्णय ले रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे स्टेट का कोई काम नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट जैसा कोई न्यायालय नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ था, जो जनपद था, जनपद में एक जनपद न्यायालय था और उसका जो न्यायाधीश होता था उसे हम क्या कहते हैं, राजुक कहते हैं। ठीक है, जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को हम क्या कह रहे हैं, राजुक कह रहे हैं। किस की बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य के न्याय व्यवस्था की बात हो रही है। 2 प्रश्न हो गए।
कि जो प्रमुख, जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका प्रमुख कौन था, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन था, राजा था। बेटा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश भी लिख देगा। क्वेश्चन आप पढ़े नहीं कि मौर्य साम्राज्य लिखा था, पढ़ लिए बस सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश पर टिक कर देंगे। तो बेटा बहुत ही सोच समझ के, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट जो न्यायालय है वो है बेटा ग्राम न्यायालय। तो सबसे छोटा न्यायालय उस समय का था बेटा, वो क्या है, ग्राम न्यायालय था, और उसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, ग्रामीणी। ठीक है साहब, तो प्रांतीय न्यायालय कोई नहीं था, जनपद न्यायालय था, और जनपद न्यायालय का बाद जो न्याय पंचायत होता है हमारे यहाँ, अब वो क्या है, वहाँ पे क्या क्या है, ग्राम न्यायालय है, और ग्राम न्यायालय का प्रमुख कौन है सर, ग्रामीणी है। तो तीन तरह के न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा जनपद न्यायालय, और तीसरा क्या है, ग्राम न्यायालय। ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें न्यायपालिका की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उस समय क्या था, एक सर्वोच्च न्यायालय था, दूसरा क्या था, जनपद न्यायालय था, और तीसरा कौन था सर, तीसरा जो है वो है आपका ग्राम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का राजा, जनपद न्यायालय का राजुक, और जो ग्राम न्यायालय है उसका कौन प्रमुख था, ग्रामीणी था। ठीक है सर, चलिए एक चीज और थी, उस समय की जो न्याय प्रणाली थी वो कैसी थी, कठोर न्याय एवं दंड व्यवस्था। यदि आप कोई जुर्म, जैसे अभी की बात करें, देखो जब भी पढ़ रहे हो तो वर्तमान से जब तुलना करके पढ़ोगे चीजें अच्छी होंगी। तो उस समय का जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में जो दंडात्मक व्यवस्था थी, जो न्यायालयी व्यवस्था थी, वो क्या थी, काफी कठोर थी। ठीक है, कोई लचीलापन नहीं था। जबकि हमारे यहाँ जो हमारा जो क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था है वो क्या है, कठोर के साथ साथ क्या है, लचीला है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में क्या था, कठोर, दंडात्मक कार्रवाई कैसी थी, कठोर थी। हर हत्या के लिए अलग अलग उसका भी होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें चीजें आ गई। ठीक है, क्या था, कठोर न्यायालय, न्याय एवं दंड व्यवस्था। ठीक है बेटा, यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक चौथा पांचवा हो गया, कौन सा, आपका प्रांत के बाद आपका सैन्य प्रशासन हो गया था, प्रशासन के बाद आप क्या हो गया, क्या न्याय प्रशासन हो गया। अब जो पांचवा जो करेंगे, छठवां करेंगे, छठवां क्या था बेटा, राजस्व व्यवस्था था। ठीक है, 7 केंद्रीकृत व्यवस्था तो 7 भागों में बटी थी, 7वें भाग में छठा जो भाग था वो कौन सा था बेटा, राजस्व व्यवस्था। राजस्व का आय का प्रमुख, राजस्व के आय का प्रमुख स्रोत क्या है बेटा, आय का प्रमुख स्रोत क्या है बेटा, भूमि कर। ठीक है, जो राजस्व वसूलता था, मतलब राजस्व वहाँ उस समय का जो कोषाध्यक्ष था या जो कोष था, राजस्व था, वो क्या था, प्रमुख स्रोत क्या था उसका, भूमि कर। मतलब भूमि के द्वारा ही जो कर मिलता था उसी का हम राजस्व स्रोत मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, चाणक्य के अनुसार, ठीक है, क्या था, राजस्व, राजस्व लेते थे किसका, भूमि का, उसे क्या कहते हैं, भू राजस्व। चाणक्य कहते हैं कि जो भू राजस्व था मौर्य साम्राज्य में वो क्या था, आय का, जो भूमि से जो आय होती थी उसका क्या था, 1/6। ठीक है बेटा, 1/6 किसमें लिखा है, कौटिल्य के, मतलब चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है कि जो भू राजस्व था किस समय का, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है बेटा, मौर्य साम्राज्य का जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो भूमिकर जो था वो आय का, भूमि से जो आय मिलता था उसका कितना था बेटा, 1/6। जबकि मेगस्थनीज की इंडिका में जो वर्णन मिला है, उसमें जो वर्णन मिला है वो बता रहा है उस समय का जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य प्रशासन में जो भू राजस्व व्यवस्था थी या भू राजस्व जो कर लगता था, वो भू राजस्व कर कुल आय का कितना था, 1/4। ठीक है बेटा, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछ सकता है कौटिल्य के अनुसार, प्रश्न पूछ सकता है मेगस्थनीज के अनुसार। किसके बारे में बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य के भू राजस्व व्यवस्था की। भू राजस्व का माध्यम स्रोत क्या था, वो था भूमि कर। क्लियर हो गया बेटा, तो भू राजस्व व्यवस्था, भूमि कर,
उसका जो मात्रा थी कितनी थी 1/6, कितना कौटिल्य के अनुसार, और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, कौटिल्य के आधार पर क्या था, विवरण में क्या लिखा गया है, भू राजस्व व्यवस्था थी, जो भू राजस्व लगता था आय का कितना 1/6, और मेगास्थनीज के अनुसार जो लिखा था उसका मतलब क्या था 1/4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो भूमि थी, जो भूमि कर हम वसूलते थे, भूमि से ही वसूलेंगे। अब भूमि भी दो भागों में बटी थी, ऐसे अभी भी है, एक गवर्नमेंट की भूमि और एक जो है पर्सनल भूमि जो हम लोग की होती है। तो जो सरकारी भूमि होती थी या जो निजी भूमि होती थी उसका अध्यक्ष अलग अलग होता था। जैसे सरकारी भूमि का जो अध्यक्ष था, जो सरकारी भूमि थी उसे क्या कहते थे हम, सीता कहते थे, और जो निजी भूमि है उसे क्या कहेंगे, भाग कहते थे। तो मौर्य साम्राज्य में जो भूमि होता था वो कितने भागों में बटा था, 2 भागों में बटा था। एक कौन सा, पहला भाग जो है वो सरकारी भूमि है और दूसरा क्या है, निजी भूमि है। सरकारी भूमि के को क्या कहते थे हम, सीता कहते थे, माता सीता नहीं, सीता, माता सीता से भी याद कर सकते हो, सीता कहते थे। जबकि जो निजी भूमि थी उसको क्या कहते थे, भाग कहते थे। तो यहां तक याद हुआ कि नहीं बेटा? याद हो गया होगा, आप क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है, बिक्री कर, ठीक है, जैसे वर्तमान में भी बिक्री होती है, कोई सामान बेचते हैं तो आपके बिक्री पर भी कर लगता है। ठीक है, तो बिक्री कर भी लगता था उस समय, और बिक्री कर जो आय आती थी बिक्री से, बिक्री का कितना 1/10 भाग, मतलब जितना भी अगर 100 रुपये कमाए, 100 रुपये का 10% क्या हो गया बेटा, 1/10 मतलब 10%, 10% मतलब 10 रुपया जो हो गया वो क्या होता था, सरकार ले लेती थी। सरकार का मतलब कौन, राजा ले लेते थे। ठीक है बेटा, तो बिक्री कर भी लगता था, उसका जो मापन था वो क्या था 1/10, कितना, बिक्री का 1/10, अर्थात अगर 100 रुपये है तो 100 का 10 मतलब 10 रुपये। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट। और भी कर थे, एक था रज्जू, भूमि माप कर था ये, एक था बलि, धार्मिक कर था, और विविध था चारागाह कर। यहां से देखो प्रश्न किस तरह से आता है। बलि नामक कर किस वंश की विशेषता है? तो बलि नामक कर किस वंश की विशेषता है? शुंग वंश, मौर्य वंश, ठीक है, नंद वंश या तुगलक वंश? तो बेटा टिक करेंगे किस पे, मौर्य वंश पे। बलि कर कैसा होता था, किसके लिए लगता था? तो भूमि कर था, धार्मिक कर था, बाट माप कर था, या बिक्री कर था। तो भूमि कर क्या था बेटा, वो था धार्मिक, क्या कहते हैं, बलि क्या था, धार्मिक कर था। दूसरा आता है रज्जू, रज्जू जो कर था किस साम्राज्य में था? तो मौर्य साम्राज्य में था, और किसके लिए, माप और भूमि माप के लिए जो कर लगता था वो लगता था रज्जू कहते थे। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? प्रश्न देखो 3-4 प्रश्न इसी तरह से बन गए हैं यहीं पे। ये चीज़ें आती हैं, ये बहुत फैक्ट है, और इस फैक्ट को एक भी मिस ना हो आपसे, इसलिए मैंने लिखा दिया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा, उसके बाद क्लास बैठिएगा और तब पढ़िएगा, तो आप चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। 2-4 बार अपने मुंह से बोल लीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का कि आप पढ़ने के बाद अपने आसपास किसी को भी, चाहे मम्मी को, चाहे पापा को, कोई बच्चा हो, उसको आप पढ़ाइए, उसको बताइए, उसको बाँचिए अपनी बातें। तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके जीवन में वही है, और उससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, जो कि कभी भूलेगा नहीं। तो एक बार खुद से पढ़िए, क्लास करिए, और देन क्या करिए, किसी को पढ़ाइए, तो आपका ज्ञान क्या हो रहा है बेटा, वो अच्छा होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। एक विविध था, विविध का मतलब होता था चरागाह। चरागाह के लिए कौन सा कर की व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में? तो कौन सी है, विविध हो गया। यहीं से 5-6 क्वेश्चन इसी से आ गया, मतलब इसी पार्ट से अगर हम बात करें 8-10 क्वेश्चन बन गए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से गलती कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं आधुनिक भारत से प्रश्न बहुत आता है, इसलिए प्राचीन भारत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 5-7-10 प्रश्न कहीं किसी एग्जाम में आता है, और 20-25 क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, आधुनिक भारत से आता है।
लेकिन बेटा अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए, ये हमेशा के लिए फिक्स है और यहीं से पूछेगा, तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक एक नंबर का महत्व होता है। एक नंबर से कोई क्वालिफाई होता है, एक नंबर से कोई डिसक्वालीफाई होता है, एक नंबर से कोई एसडीएम बनता है, एक नंबर से कोई नायब तहसीलदार, कम नंबर 2 नंबर कम है तो नायब तहसीलदार बनता है बेटा। एक नंबर से कोई आईएएस बनता है तो एक नंबर कम है तो आईपीएस बनता है बेटा। तो एक नंबर का बहुत महत्व है। तो सभी जो सिलेबस है, कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो विदाउट सिलेबस पढ़कर मत जाइए। जितना भी सिलेबस में एक एक लाइन लिखा है उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई एग्जाम जो है ऐसा नहीं होगा जो आप क्लियर नहीं करेंगे। बस सिलेबस के अनुसार एक एक लाइन उस सिलेबस का आप पढ़ के जाइए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा उस समय का जो 7वां था केंद्रीय प्रशासन में, जो 7वां था बेटा वो कौन सा था? गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर मतलब आज का सीबीआई। ठीक है बेटा, आज का गुप्तचर मतलब सीबीआई नहीं, रॉ हो गया। ठीक है बेटा, रॉ हो गया। एक गुप्तचर विभाग होते थे, वो क्या करते थे? गुप्तचर का काम करते थे। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। उस समय जो गुप्तचर था, जो गुप्तचर व्यक्ति होता था, वो क्या कहते थे? उसको हम गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे किसको? गुप्तचर को हम क्या जानते थे? गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। गूढ़ पुरुष भी क्या थे? 2 भागों में बटे हुए थे। जो गूढ़ पुरुष थे किसके? गुप्तचर विभाग के, उसे क्या कहते थे? 2 भागों में बांटते थे। एक थी संस्था, दूसरा क्या था? संचार। संस्था और संचार। संस्था क्या थी? एक ही स्थान पर कार्यरत। संस्था का जो व्यक्ति था तो संस्था में कार्यरत था, एक ही स्थान पर रहता था, उसका ऑफिस होता था, वहाँ पे कार्य करता था। लेकिन जो गुप्तचर विभाग का जो संचार व्यवस्था थी वो क्या था? भ्रमणशील था। वो क्या करता था? घूम घूम के सूचनाएं इकट्ठा करता था और अपने साम्राज्य की क्या करता था? रखवाली करता था। एक गुप्तचर विभाग ऐसा था। ठीक है बेटा, तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष 2 भागों में बटे थे। एक था जो है संस्था, दूसरा क्या है? संचार। संस्था मतलब एक ही स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति, और संचार जो है वो क्या है? भ्रमणशील होता था। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके प्रमुख, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे बेटा? महामात्य सर्प। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी एग्जामिनेशन के इसको आईएमपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। महामात्य सर्प जो है वो किस चीज़ के प्रमुख थे? तो महामात्य सर्प जो है किसके प्रमुख थे बेटा? वो गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुमार जो है किसके प्रमुख थे? कुमार या राष्ट्रिक किसके प्रमुख को कहते थे? क्वेश्चन इसका कमेंट में उत्तर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया गुप्तचर व्यवस्था किस समय की? मौर्यकालीन साम्राज्य की। तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ा, हमने अशोक तक पढ़ा। बृहदत्त की मृत्यु हुई 185 ईसा पूर्व में। कितने साल तक शासन चला? 187 वर्ष तक जो शासन चला किसका? मौर्य साम्राज्य का। लेकिन बृहदत्त के समय में पतन पर चला गया क्या? मौर्य साम्राज्य। और वहीं से 185 ईसा पूर्व में हत्या होने के बाद 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त के सेनापति शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? स्थापना की शुंग वंश की। ठीक है बेटा, वो राजनीतिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था पर पढ़ लिया कि मतलब केंद्र था, एक प्रांत था, प्रांत के बाद जनपद था, जनपद के बाद जो है आपका सैन्य प्रशासन था, सैन्य प्रशासन के बाद था आपका छठा जो है आपका न्याय प्रशासन था, उसके बाद था राजस्व व्यवस्था थी, और 7वां जो था वो आपका गुप्तचर विभाग था। तो 7 भागों में पूरा प्रशासन बटा हुआ था, जिनको हम बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही एक एक पॉइंट पढ़ा, एक एक फैक्ट बोर्ड पे लिख कर पढ़ा कि ताकि आपके लिए कोई गलत चीज़ ना हो पाए, आपसे कोई चीज़ छूटे ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहीं से प्रश्न देखो, कोई भी चीज़ यहाँ से जो प्रश्न पूछता है मौर्य साम्राज्य से, या तो अशोक से पूछेगा प्रश्न, या तो चंद्रगुप्त से पूछेगा, चंद्रगुप्त संस्थापक कौन था मौर्य वंश का, ये सब पूछ लेगा। अदरवाइज अशोक के बाद क्या पूछेगा? जितनी प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, आपको क्वेश्चन वहाँ से दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया है जो हमारे काम के लायक है। ठीक है, इस तरह से मुंह मत मोड़ लीजिएगा। चलो एक स्किप कर दिए, क्लास दूसरी क्लास कर रहे हैं, इसका स्किप। बेटा किसी की भी क्लास करो, चाहे मेरी करो चाहे किसी भी अध्यापक की क्लास कर रहे हो, जिसके आपको समझ में आता है, लेकिन कम से कम एक बार उस अध्यापक पर आप भरोसा जरूर करिए, जो भी पढ़ा रहा है एक बार भरोसा करिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखिए, क्योंकि जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा है वो भी जानता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
तो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिए कि जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं कि नहीं एग्जाम में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था खत्म होती है बेटा, तो अब बात कर रहे हैं हम मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। और मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं स्त्रियों की बात करेंगे। स्त्रियों की सामाजिक दशा क्या थी? स्त्रियों की सामाजिक दशा क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही अच्छी होने के साथ साथ स्त्रियों की सामाजिक दशा, स्त्रियों के पास अधिकार भी थे। क्या थी? बहुत अच्छी थी और स्त्रियों की जो अधिकार था, दोनों अधिकार थे, एक शिक्षा का अधिकार था और क्या था? दूसरा पुनर्विवाह का अधिकार था। मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार दिया गया था और क्या दिया गया था? उन्हें पुनर्विवाह का भी अधिकार दिया गया। ठीक है बेटा, ये था स्त्रियों के लिए। और स्त्रियों के लिए जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था बेटा, किस समय में? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो क्या था बेटा? तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो शिक्षा का केंद्र था किस समय में? मौर्यकालीन साम्राज्य में। फिर आता है वेश्या। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में वेश्यावृत्ति का जो प्रचलन था वो भी बहुत तेजी से होता था। और उस समय की जो वेश्या होती थी, वेश्या को भी हम क्या कहते थे? अलग अलग नामों से जान रहे थे। वेश्या अगर कह रहे हैं, वेश्यावृत्ति की धंधा जो कर रही है वो नहीं, अगर वेश्या है वो तो उसे क्या कह रहे हैं हम? गणिका के नाम से बात करते थे। क्या होता था? गणिका कहते थे। लेकिन अपने जीवन को यापन करने के लिए, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए यदि कोई महिला क्या करती थी? वेश्यावृत्ति कर रही है, उस महिला को क्या कहते थे हम? कहते थे रूपाजीवी। तो प्रश्न पूछता है कि जीवन यापन करने के लिए मौर्य साम्राज्य में वेश्यावृत्ति को क्या कहते थे? वो क्या था? रूपाजीवी था। जबकि वेश्या को क्या कहते थे हम? जो नॉर्मल वेश्या थी उसको क्या कहते थे? गणिका के नाम से जानते थे। आते हैं बेटा, अब आते थे कौटिल्य ने। ठीक है, शूद्रों की बात भी कही है। उस समय वर्ण व्यवस्था भी चरम पर थी और शूद्रों के उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया कि वर्ण व्यवस्था थी उस समय और शूद्रों को उस समय क्या माना जाता था? आर्य के रूप में माना जाता था। आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुष माना जाता था। मतलब शूद्रों की अवस्था जो थी वो भी ठीक थी। किसमें? मौर्य साम्राज्य में। शूद्र को शूद्र की तरह नहीं, शूद्र को श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा जाता था। मतलब स्त्रियों की दशा के साथ साथ और क्या कह रहे हैं, जो निचले स्तर पे लोग हैं उनकी दशा भी क्या थी? उस समय अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था भले ही हो, लेकिन क्या हो? वर्ण व्यवस्था में उनकी स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। जब सामाजिक व्यवस्था करते हैं, जो उत्थान, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो बुरी चीज़ें हैं अगर अच्छाई हो रही है तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या किया था? भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा। उनकी इंडिका में लिखित है जो भारतीय समाज था बेटा, मतलब 7 भागों में विभाजित था। 7 तरह के लोग रहते थे जो जीवन यापन करते थे भारतीय समाज में। जो अर्थव्यवस्था थी वो किस रूप में चलती थी? 7 रूपों में चलती थी। कौन कौन से लोग रहते थे? पहला था दार्शनिक। बेटा कौन था? दार्शनिक थे। दूसरे कौन थे? किसान थे। तीसरे थे अहिर। चौथे कारीगर। 5वें सैनिक। 6वां निरीक्षक और सबसे अंतिम जो है वो सभासद होता था। ठीक है, जो 7वां भाग था समाज का, सबसे अंतिम भाग था, उसका प्रमुख क्या होता था? सभासद होता था। वर्तमान समय में सभासद कौन? किसी नगर का जो क्या कहते हैं पार्षद होता है वो क्या कहलाता है? सभासद कहलाता है बेटा। ठीक है, तो 7 भागों में क्या था? समाज विभाजित था। किसके अनुसार था बेटा? एक मेगास्थनीज के अनुसार था। प्रश्न पूछ सकता है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने भागों में विभाजित था? ऑप्शन दे दिया 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन किस पर टिक करेंगे बेटा? आप 7 पर टिक करेंगे। ठीक है बेटा, ये था उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किस समय की? मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं और कौटिल्य की बात कर रहे हैं, तो उस समय अर्थशास्त्र के बारे में भी जरूर कौटिल्य ने जिक्र किया है। इसलिए मौर्य साम्राज्य में यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो बेटा उस समय जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। कैसी थी? कृषि पर आधारित थी अर्थव्यवस्था। तो कौन सी? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब पैसे का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था बेटा? कृषि था। जैसे वर्तमान समय में कृषि के साथ साथ सेवा भी होता है, उद्योग भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था? प्रमुख साधन क्या था? कृषि। भारत भी क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ भी प्रमुखता किसको है? कृषि को है। लगभग 60% आबादी जो है किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है।
तो उस समय क्या था, बस कृषि पर ही आधारित था क्या, अर्थव्यवस्था वहाँ की। सबसे सर्वश्रेष्ठ फसल थी, ठीक है, जो फसलों में जो कृषि कर रहे थे, जो सर्वश्रेष्ठ फसल मानी जाती थी उस समय की, वो कौन सी थी बेटा, धान थी। सबसे सर्वश्रेष्ठ फसल कौन सी है बेटा, धान है। और सबसे खराब फसल की जिक्र किया जाता है तो सबसे खराब फसल या बुरा फसल कहते हैं, उस बुरा फसल कौन सा था बेटा, गन्ना था। ठीक है, पहला प्रश्न, मौर्यकालीन साम्राज्य में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, उद्योगों पर, कृषि पर, या सेवा पर, या अन्य पर। तो किस पर आधारित थी बेटा, वो एग्रीकल्चर अर्थात कृषि पर आधारित थी। सबसे प्रमुख फसल की अगर हम बात करें, उस समय सबसे ज़्यादा फसल कोई सा बोया जाता था जिससे पैसा प्रॉफिट अच्छा होता था, वो कौन था बेटा, धान था। सबसे खराब फसल कौन सी थी, खराब का मतलब इस द सेंस ये नहीं कि वो फसल अच्छी नहीं थी, सेंस का मतलब ये है उससे क्या था, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी या अर्थव्यवस्था में अच्छा रोल नहीं निभाता था, वो क्या था बेटा, गन्ना था। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सिंचाई हेतु कूपों का, मंडल कूपों का। एक मंडल में क्या होता है, कूप होते थे, मतलब कुआं होता था। कुआं का प्रयोग करते थे किस चीज़ के लिए बेटा, सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग करते थे। प्रमुख उद्योग उस समय भी क्या था, उद्योग भी था, और उद्योग में सबसे ज़्यादा क्या होता था, सूत की कताई एवं बुनाई। क्यों बेटा, क्योंकि कृषि प्रधान देश था, यहाँ से कच्चा कपास मिलना आसान था, और इसलिए यहाँ पे सूतों की कताई और बुनाई जो है होती थी, और इसी से सूती कपड़े का निर्माण होता था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य अधिकारी, इस समय होता है ना व्यापार अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी होते थे इस समय, उसी तरह उस समय भी होते थे वाणिज्य कर अधिकारी। वो कौन थे बेटा, पणियाध्यक्ष। क्या था, वाणिज्य। मौर्यकालीन साम्राज्य में वाणिज्य कर अधिकारी को क्या कहते हैं, तो मौर्यकालीन समाज में क्या कहते हैं, वाणिज्य कर अधिकारी को क्या कहते हैं, पणया अध्यक्ष कहते हैं, जो वाणिज्य का क्या होता था, प्रमुख होता था, जो व्यापार का या उद्योग का क्या होता था, प्रमुख होता था। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं विनिमय का माध्यम। ठीक है, इस समय बार्टर सिस्टम से क्या करते थे, अब आगे बढ़ चुके हैं, और इस समय क्या हो रहा है, पंचमार्क सिक्के चल रहे हैं। मतलब एक पंच कोई धातु है, धातु से मुहर लगता था, पंचमार्क सिक्के। किस चीज़ के पंचमार्क सिक्के थे, चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं, और उसका नाम क्या है बेटा, पर्ण नामक चांदी के सिक्के का प्रयोग किस के साम्राज्य में हुआ था, पर्ण नामक पंचमार्क सिक्के, चांदी का सिक्के का प्रयोग किस शासन व्यवस्था में हुई थी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हुई थी। तो यह चीज़ ये पूछा गया है प्रश्न, एक बार देखिएगा, पर्ण के बारे में पूछा गया। पर्ण क्या है, पर्ण क्या है, चांदी के पंचमार्क सिक्के। ठीक है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है। तो पंचमार्क सिक्के कौन से हो गए, पर्ण हो गए। नेक्स्ट आता है बेटा मार्गों की बात करें। जो व्यापार होता था या जो आने जाने का मार्ग था, दो मार्गों का प्रयोग करते थे, एक था स्थल मार्ग और दूसरा क्या था बेटा, जल मार्ग। स्थल मार्ग और जल मार्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो था वो बेटा क्या था, जल मार्ग था। क्यों, क्योंकि जल मार्ग में कंजेशन नहीं होता था, जल मार्ग में उस समय में बहुत सारे लुटेरे नहीं थे। ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा, लुटेरे समुद्री डाकू होते थे, लेकिन सबसे आसान जो था उस समय की बात हम कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की सबसे आसान जो मार्ग था वो कौन सा था, जल मार्ग, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया। जो स्थल मार्ग है वो दो भागों में बटा था, एक भाग था उत्तरापथ और दूसरा क्या था, दक्षिणापथ। उत्तरापथ की बात करें तो उत्तरापथ बंगाल से पेशावर तक था ये रास्ता, और दक्षिणापथ जो था वो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान नामक स्थान तक था। तो जो स्थल मार्ग था दो भागों में, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, और जो जल मार्ग था वो दो बंदरगाहों में बटा था, एक भड़ोज बंदरगाह और दूसरा क्या था, ताम्बली बंदरगाह। भड़ोज बंदरगाह कहाँ पे है बेटा, ये गुजरात में है। ठीक है, ताम्बलुक जो है तमिलनाडु में है। तो आप इतने चीज़ों को क्लियर किए। तो अर्थव्यवस्था के बारे में देख लिया हमने, प्रशासन व्यवस्था के बारे में देख लिया हमने, धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी देख लिया। धर्म के बारे में जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे तो धर्म भी क्या था, उस समय बहुत ही प्रबल था। जो सभी अशोक थे वो सभी धर्मों के सब धर्म संभाव की बात करते थे। वो बौद्ध धर्म के भले ही अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने आजीविकों के लिए भी बहुत ही काम किया था। जबकि उसका पिता जो है बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के किसके थे, वो थे जैन धर्म के थे बेटा। तो धर्म व्यवस्था भी उस समय प्रबल थी, धर्म का प्रसार भी किया जाता था और सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती थी।
ठीक है बेटा, तो ये था मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ ली, जो आपने वादा किया था 2 क्लासों में प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे खत्म की गई है कि एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी फालतू पॉइंट नहीं लिखा गया है जो एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। फैक्ट ज़्यादा था तो बोर्ड पे लिख के बताया गया, आप इसको कई बार जब पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा और इससे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस इस प्रशासनिक व्यवस्था से कम हो जाएगा। अब बस एक पार्ट बचा हुआ है मौर्यकालीन साम्राज्य में, वो है अशोक के कुछ जो शिलालेख मिले हैं, जो स्तंभ लेख मिले हैं जगह जगह पर, उसके बारे में भी पढ़ना है हमें। 14 शिलालेख है, 7 जो है स्तंभ लेख है, इनके बारे में पढ़ना है। किस स्तंभ लेख का क्या, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है अशोक के शिलालेखों के बारे में, किस शिलालेख में क्या लिखा गया है, मिलाने वाले क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिला है। या तो आप कोशिश करिएगा कि लुसेंट से एक चार्ट दिया वो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा एक बार कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर जो है इस पर एक अलग क्लास बनाऊँगा और आपको इसके बारे में पूरे जो शिलालेख है, जो स्तंभ लेख है, उसको डिटेल में हम क्या डिक्टेट करेंगे और आपको समझ विकसित करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य समाप्ति के कगार पहुंच रहा है और लगभग 4 वीडियो में मौर्य साम्राज्य अभी तक बना। 1 वीडियो और बचा है, हो सकता है 5 वीडियो हो सकता है, 5 वीडियो हो जाए तो 5 वीडियो में पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन बात करें किसी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बेटा मेरा जो कहना है आपके लिए, मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, प्रबल है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों में मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है। इसका मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य है वो कौन सा है, वो है मौर्य साम्राज्य। इसके बाद से किस वंश की उत्पत्ति होती है बेटा, इसके बाद स्थापना होती है शुंग वंश की। मतलब अब ब्राह्मणों का राज्य आ रहा है, ब्राह्मण का जो है संस्थापना हो रही है। शुंग जो है पुष्यमित्र सिंह क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है बेटा, तो एक तरफ पतन हो रहा है, दूसरी तरफ किसी वंश की स्थापना हो रही है। पूरा का पूरा जो इतिहास अभी आगे पढ़ेंगे, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन, एक का पतन होगा, चाहे आधुनिक हो, एक का पतन होगा दूसरा आएगा। एक डूबेगा तो दूसरा क्या करेगा, उभरेगा, उभरेगा वो क्या करेगा, उस जगह पे प्रशासन करेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। अभी आने वाले क्लासेज में बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में ही बताएंगे कि किसका युद्ध किसके साथ, कौन जीता कौन हारा, इससे भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बार बार यही चीज़ कहना कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो भी बताइएगा, हम उसको डिक्टेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है और कई बार रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपका जो है प्राचीन इतिहास धीरे धीरे खत्म होगा। आपको कैसी क्लास लगी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ ही साथ अगर लगता है कि कोई और इसका इच्छुक है, जिसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, क्लासेस ज़रूरी हैं, तो आप उनको शेयर करने का भी कोशिश करिएगा और कहिएगा कि भैया इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा लाइक और सब्सक्राइब करने से। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।